से जैविक या अजैविक उत्पत्ति के हो सकते हैं। और फिर इन संसाधनों का हमने वर्गीकरण किया, उनके उपभोग किए जाने और पुनः उपभोग में ला सकते, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय की हमने बात की थी। नवीकरणीय में भी हमने बात की थी निरपेक्ष नवीकरणीय और सापेक्ष नवीकरणीय। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो अनवीकरणीय जैसे खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैसें इत्यादि, यानी अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जो लगातार उपभोग के कारण धीरे धीरे इनकी मात्रा में कमी आ रही है और इसकी वजह से, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में इनका पुनः निर्माण भी अत्यंत धीमी गति से होता है। तो किस तरह से इनका हम संरक्षण कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक जो नवीकरणीय संसाधन है उनमें भी सापेक्ष नवीकरणीय का संरक्षण या प्रबंधन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी सौर ऊर्जा हमें लंबे समय तक प्राप्त होगी। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या समुद्री तरंग ऊर्जा, उनका हमें संरक्षण प्रबंधन करने की आवश्यकता ही नहीं। जब हम बात करते हैं सापेक्ष नवीकरणीय की, निरपेक्ष की तो जरूरत नहीं थी, सापेक्ष में भी हम बात करते हैं। पौधे और जो जंतु होते हैं उनके संरक्षण की बात हम जैव विविधता में कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो खनिज संसाधन हुए, या हम बात करें मृदा संसाधन, जल संसाधन, घास स्थलों का प्रबंधन, वनों का संरक्षण या नम भूमियाँ, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, तो इनके संरक्षण की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से इन संसाधनों का हम संरक्षण कर सकते हैं, उनकी बात अब हम करते हैं। तो टॉपिक हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उसी में आगे बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और इसमें आगे बात करते हैं कि अलग अलग संसाधन, उनका संरक्षण करने की रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार से उनका हम संरक्षण या कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं खनिज संसाधनों के संरक्षण की। तो पहला हमारा यहाँ पर हेडिंग भी रहेगा खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधनों का संरक्षण तो पहले तो बात करते हैं खनिज संसाधन है क्या। खनिज संसाधनों की अगर हम परिभाषा या इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके नाम में ही मिनरल्स या खनिज, जिनको माइनिंग की क्रिया के द्वारा या खनन की क्रिया के द्वारा स्थलीय या जलीय क्षेत्रों से प्राप्त किए जाने वाले अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब ये खनिज संसाधनों का संरक्षण, जैसे मैंने बताया, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल है। तो लंबे समय तक अगर हम इनका अमर्यादित दोहन करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग भागों में खनिजों का वितरण भी असमान होता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। कुछ खनिज विश्व में कई भागों में अधिक मात्रा में, कई भागों में कम मात्रा में, लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनकी पूरे विश्व में ही अगर हम मात्रा की बात करें तो बहुत कम है, दुर्लभ खनिज तत्व। तो इनका संरक्षण अगर हम करते हैं तो ऐसे दुर्लभ खनिज तत्व का प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकेंगे, और जो अत्यधिक मात्रा में, यानी बहुत पर्याप्त बहुतायत रूप से पाए जाने वाले खनिज भी लंबे समय तक हम मनुष्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो जैसे मैंने पिछली बार भी, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था क्या, कि इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहीं ना कहीं सतत विकास से भी जुड़ा है। तो इस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ हम सतत विकास को भी कवर करते हुए चलते। तो खनिज संसाधन क्या है, परिभाषा, और फिर उनका अमर्यादित दोहन करने से किस तरह से इनकी मात्रा में कमी आती है कि दुर्लभ खनिज तत्व तो विलुप्त हो रहे हैं और बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज भी धीरे धीरे क्या है, उनकी मात्रा कम होती जा रही है। किस तरह से इन खनिजों का प्रबंधन कर सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो खनिज संसाधनों का संरक्षण इसमें पहले लिखते हैं कि
खनिज या मिनरल्स पृथ्वी के स्थलीय एवं जलीय भागों से, भाई जल से भी खनिज प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना, जल से भी खनिज पृथ्वी के स्थलीय एवं जलीय भागों से खनन की क्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनवीकरणीय, यहाँ पर नोट करेंगे इसको, अनवीकरणीय संसाधन है। नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जब इन खनिजों का अमर्यादित दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है तो दुर्लभ खनिज तत्व, रेयर मिनरल्स, दुर्लभ खनिज की मात्रा में बहुत ज़्यादा कमी आने से इनके भंडार समाप्त होने लगते हैं, जबकि प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज भी मात्रा में कमी आने के कारण महंगे होने लगते हैं।
महंगे होने लगते हैं। महंगे होने लगते हैं। तो नुकसान दोनों ही तरीके से है कि अगर प्रचुर खनिज की हम बात करें, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, या अगर मैं बात करूं जो दुर्लभ खनिज तत्व है, अगर असंयमित या अमर्यादित दोहन करते हैं तो धीरे धीरे जो प्रचुर मात्रा में हैं उनकी भी मात्रा में तो उनकी भी कमी आएगी। बस हाँ, इतना फर्क पड़ेगा कि अब मात्रा कम हो जाने की वजह से अब इनके दर, या ऐसे कह सकते हैं कि ये महंगे होने लगते। हाँ, जो दुर्लभ खनिज तत्व थे वो तो लगातार क्या होगा, अतिदोहन से धीरे धीरे इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त होने लगते। तो अगर लंबे समय तक हमें इस संसाधन को हम मनुष्यों के लिए बचाकर रखना है तो इनका संरक्षण करना अति आवश्यक। और इनके संरक्षण में सबसे जो सामान्य तकनीक है, जिसका, या ऐसे कह सकते हैं सामान्य जो अप्रोच है, वो है 3R तकनीक या 3R अप्रोच, जिसमें हम इन खनिज तत्वों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। 3R, R यानी जो इंग्लिश का जो आपके अल्फ़ाबेट का R होता है, उनमें 3 R कौन कौन से हैं। रिड्यूस यानी इनके उपभोग में कमी लाकर, रीयूज़ यानी इन खनिजों का बार बार पुनः उपयोग करके, और रिसाइकलिंग यानी जो खनिज तत्व या कोई भी पदार्थ ऐसा है, धातु है अधातु है, उनकी रिसाइकलिंग पुनः चक्रण किया जाए ताकि बार बार दोबारा उनको प्रयोग में लाने लायक बनाया जा सके। तो खनिजों के संरक्षण की जब मैं बात करता हूँ आगे, ये तो हमने बात की कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्या है, कैसे संसाधन हैं और किस तरह से ये प्रभावित होते। आगे हम बात करते हैं कि खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय या स्ट्रेटजी हो सकती है। और कौन कौन से उपाय हैं उनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 3R तकनीक। 3R तकनीक, जिसमें जो 3 R हैं, एक एक करके उन R के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया वही मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला R है रिड्यूस, यानी उपभोग में कमी लाकर, उपभोग में कमी लाकर। दूसरा R है रीयूज, पुनः उपयोग में लाना। और थर्ड R जो है रिड्यूस, रीयूज, अगला है रिसाइकल, रिसाइकल पुनः चक्रण कर, पुनः चक्रण, रिसाइकल करना, पुनः चक्रण करना। जैसे इनका तीनों का अगर हम उदाहरण देखेंगे समझने के लिए, रिड्यूस यानी उपभोग में ही कमी ले आए, और उपभोग में कमी लाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति या औद्योगिक इकाइयों के स्तर पर भी जो ये खनिज पदार्थ होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह, उनका उपभोग जितना हो, कंजम्पशन वो कम किया जाए। या फिर जनसंख्या वृद्धि में अगर हम कमी लाते हैं तो जनसंख्या में कमी होगी तो ऑब्वियसली जनसंख्या में कमी होने से मांग में भी कमी आएगी, और मांग में कमी आएगी तो उपभोग में अपने आप ही कमी आ जाती है। रीयूज़ यानी पुनः उपयोग में लाना। जैसे एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ इसके लिए कि पहले हम, आजकल भी कई जगह मिलती है, वो कांच वाली बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक आता था।
अब वो कांच वाली बॉटल में जब हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे तो वो कांच वाली जो बॉटल होती थी उसको वापस क्या करते थे, शॉपकीपर को दे देते थे। फिर वहाँ से वो खाली बॉटल वापस बॉटलिंग प्लांट में जाती, वापस उसमें कोल्ड ड्रिंक बढ़ता और वापस वो मार्केट में आ जाती। हाँ, कांच की होने की वजह से हैंडलिंग के दौरान कभी कुछ बॉटल्स टूट भी जाती थी, लेकिन आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक की बॉटल्स में सिंगल यूज़ में आती। तो ऐसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, यूज़ करके फेंक देते। लेकिन वो जो कांच की बॉटल थी उनको बार बार क्या कर सकते थे, पुनः उपयोग में लाते थे उसको। अब यहाँ पर कांच की बॉटल ना होकर कोई अगर मेटल या कोई भी धातु या अधातु है, उसका भी ऐसे बार बार उपयोग ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिसाइकलिंग यानी पुनः चक्रण, जैसे मान लो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी स्क्रैप में बदल गई, लेकिन अब मेटालिक पार्ट्स जो है उनको अलग करके वापस जैसे उसको पिघला कर, यानी जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर उसको मेल्ट करके वापस चद्दरों के रूप में ढालकर वापस उसी धातु को एक नया रूप देकर वापस किसी दूसरे पदार्थ के निर्माण में प्रयोग में ला सकते। तो ये तो आई हुई 3R टेक्निक। और भी इसमें हम बात करते हैं तो 3R तकनीक और हम देखें प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन बात करते हैं इसकी। प्रतिस्थापन क्या है, यानी जैसे आज जो काम धातु से हो रहा है, खनिज से हो रहा है, अधातु से हो रहा है, उसकी जगह हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। जैसे गाड़ियों की बॉडी में हम देखते हैं पहले तो केवल मेटल वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, गाड़ियाँ भी भारी होती है। अब आजकल हम देखते हैं मेटेलिक बॉडी के साथ साथ फाइबर बॉडी का भी यूज़ करते हैं। अब ये फाइबर बॉडी ऐसे नहीं कि इनकी सेफ्टी या सुरक्षा बिल्कुल ही कम हो गई, नहीं, फाइबर बॉडी भी अपनी जितनी मजबूती दर्शानी है वो दर्शाती है, लेकिन जो मेटेलिक पार्ट में हमने कमी करके क्या किया, उसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, प्रतिस्थापन ढूंढ लिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन ये अगली स्ट्रेटेजी हो जाएगी जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन या किसी भी पदार्थ के या खनिज के जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसकी बात करते हैं, इसके बारे में भी लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट एक ऐसा पदार्थ हो सकता है जो किसी भी धातु या अधातु के जगह पर के उसके स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पर कि खनिज तत्वों ब्रैकेट में लिख सकते हैं धातु या अधातु, मेटल और नॉन मेटल, अधातु के प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन द्वारा भी इनका संरक्षण किया जा सकता है। इनका संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे वाहनों या उपकरणों में भारी धातुओं, हैवी मेटल्स के स्थान पर हल्के लेकिन मजबूत, हल्के व मजबूत फाइबर का प्रयोग करना। ठीक है, खनिज संसाधनों का संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया खनिज संसाधनों का संरक्षण, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। और भी अगर हम बात करें, जैसे जो
खनिजों से संबंधित, जैसे हम बात करें धातु जो होती है मेटल्स, कई धातुएं क्या होती है थोड़ी सी सक्रियता अधिक दर्शाती है, इस वजह से खुले वायु में खुला रखने पर या नमी की उपस्थिति में उन धातुओं का संक्षारण होने लगता है, कोरोजन होने लगता है। जैसे लोहा, लोहे की अगर मैं बात करूं कि जो वायु में उपस्थित नमी होती है या सीधा किसी जल के संपर्क में आ गया और साथ साथ ऑक्सीजन भी वहाँ पर है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन तो है ही है, तो नमी के संपर्क में आने पर वहाँ ऑक्सीजन भी थी, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया प्रारंभ होती है। या मैं बात करूं चांदी की, सिल्वर की, तो चांदी भी क्या है, तुलनात्मक रूप से सक्रिय धातु है। हम देखते हैं खुले वायु में खुला छोड़ने पर चांदी पर काली काली परत जमने लगती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। या हम कॉपर की भी बात करें, तांबे की, तो तांबे पर भी हम देखते कार्बोनेट वगैरह हरे हरे पदार्थ जमने लगते हैं। तो ये इन धातुओं का क्या हो रहा है, एक तरह से संक्षारण, कोरोजन हो रहा है, यानी धातु नष्ट हो रही है। और धातु क्या है, जैसे चाहे कॉपर की बात करें, चांदी की बात करें, चाहे मैं लोहे की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, तो ये सभी खनिज के ही उदाहरण हैं, खनन क्रिया से ही प्राप्त होते हैं। तो धातुओं का संक्षारण रोककर भी हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। तो लिखते हैं अगला एक और पॉइंट, यहाँ पर स्ट्रेटेजी में एक और पॉइंट आ जाएगा आपकी, कि नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख रहा हूँ, धातुओं का संक्षारण, कोरोजन, रोककर भी इन खनिज धातुओं का संरक्षण किया जा सकता है। संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात की हमने किस तरह से खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, धातु चाहे अधातु, खनन क्रिया द्वारा प्राप्त हुई ऐसे जो ये खनिज हैं, इनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। 3R टेक्नोलॉजी क्या या 3R तकनीक क्या है, मेटल्स का कोरोजन रोक कर या फिर इनका कोई सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन ढूंढकर भी जो खनिज संसाधन है उनका हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। खनिज संसाधनों के बाद अगला संसाधन जिसका प्रबंधन हम पढ़ने जा रहे हैं वह है वन संसाधन, यानी यहाँ पर हम खनिज संसाधनों का संरक्षण, अब आगे बात करते हैं वन संसाधनों का संरक्षण। वन संसाधनों का संरक्षण, वन संसाधनों के संरक्षण के लिए पहले वही वन संसाधन है क्या ये बात करते हैं। तो वनों की जब मैं बात करता हूँ, ये ऐसे बायोम हैं जिनमें काष्ठीय वनस्पति की मात्रा 90% से अधिक होती। काष्ठीय वनस्पति यानी वुडी वेजिटेशन, काष्ठीय वनस्पति यानी जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ यानी वृक्षों के रूप में वनस्पति पाई जाए, और जब ये ऐसी वनस्पति होती है प्रभुत्व वाली तो ऐसे बायोम वन कहलाते। अब वन जैसे आपको अब पता भी चला होगा, बड़ी बड़ी काष्ठीय वनस्पति, बड़े बड़े पेड़, अब ये हमारे लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में उपयोगी है। कैसे? सबसे पहली बात कि जो वन होते हैं हमें कई प्राकृतिक संसाधन खुद उपलब्ध कराते हैं, जैसे लकड़ी, जैसे मैं बात करूं कई दुर्लभ जड़ी बूटियां, फल फूल,
वगैरह हमें उपलब्ध कराते। इन पेड़ों से कई हमें औषधीय महत्व वाले पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो ये वन चाहे चारा चरने के लिए, जंतुओं के लिए चारा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये वन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। लेकिन बात वही आ जाती है कि लगातार कई कारणों से, जैसे जंगल की आग लग गई, प्राकृतिक आपदा आ गई वगैरह, या फिर हम बात करें मानवीय क्रियाओं से, मानवीय क्रियाओं के कारण भी ये वन लगातार क्या होते हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे बढ़ता हुआ शहरीकरण, जिसकी वजह से हमने जंगल काट दिए, या अगर हम चारागाह का विकास करने जा रहे हैं, या जंतुओं के लिए या किसी अन्य प्रकार से हम उस भूमि का प्रयोग करना चाहते हैं जहाँ पर जंगल है, वन है, तो वनों की कटाई करने से धीरे धीरे ये संसाधन के रूप में वनों में कमी आ रही है। तो अब ये वनों का संसाधनों के रूप में संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो और हमारे वन जो हैं वो नष्ट भी ना हो, वनों का संरक्षण भी हो जाए। ये सारी बातों की, या ये जो सारे तथ्य इन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वही कि वन संसाधनों का संरक्षण, तो वन है क्या, सबसे पहले बात करते हैं। वन या फॉरेस्ट ऐसे बायोम हैं ऐसे बायोम हैं ऐसे बायोम हैं जिनमें काष्ठीय वनस्पति, वुडी वेजिटेशन, नब्बे प्रतिशत से अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, वन मनुष्यों एवं अन्य जंतुओं के लिए भोजन एवं आवास दोनों का स्रोत है। नेक्स्ट, कुछ प्राकृतिक घटनाओं जैसे आग लगना, कुछ प्राकृतिक घटनाओं जैसे आग लगना, अनावृष्टि, तथा वातावरण या पर्यावरण परिवर्तन के कारण इन वनों में
लगातार कमी आने लगी है या लगातार कमी आती है। हालांकि मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक रीज़न, हालांकि मानव जनित कारणों, एंथ्रोपोजेनिक, हालांकि मानव जनित कारणों से नेक्स्ट लिखेंगे, मानव जनित कारणों से इनके क्षेत्रफल में लगातार गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है। अतः इनके संरक्षण के लिए दो मुख्य क्रियाविधियां या क्रियाविधियां अपनाई जा सकती हैं। कौन कौन सी दो क्रियाविधियां हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, पहले हम देखते हैं, नाम ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्पादन या प्रोडक्शन, चलो पूरा नाम लिख देते, उत्पादन वानिकी, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, या वाणिज्यिक वानिकी, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। पहला तो उत्पादन वानिकी, और तुलनात्मक रूप से साथ में ही लिख लेते हैं, दूसरा जो स्ट्रेटेजी होगी, संरक्षण या सुरक्षात्मक वानिकी। संरक्षण या कंजर्वेशन या प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट्री। क्या है, दोनों को समझते हैं, फिर इनके बारे में जो अलग अलग विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके यहाँ वनों का संरक्षण करने के लिए दो मेथड मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक है उत्पादन वानिकी, वाणिज्यिक वानिकी, प्रोडक्शन और कमर्शियल फॉरेस्ट्री, और दूसरा क्या है, दूसरे हमने बात की
कंजर्वेशन या प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट्री, संरक्षण या सुरक्षात्मक वानिकी। क्या है दोनों की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं उत्पादन वानिकी या वाणिज्यिक वानिकी की बात करता हूँ। ये क्या है? हम हमारी आवश्यकताओं के लिए वनों को काटते हैं, चाहे हमारे काटने का उद्देश्य कुछ भी रहे। लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है कोई विशेष प्रकार की औषधि, फल, फूल या किसी विशेष उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हम उस वन को काट रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। तो अब इनको बचाने के लिए जो पहली स्ट्रेटेजी है, जिसमें उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी जिसको कह रहे हैं, इसमें हम करेंगे क्या बेसिकली कि हमें जो वनों से उत्पाद चाहिए, जो पेड़ हमें वो उत्पाद देते हैं, उन पेड़ों को हम वृक्षारोपण की क्रिया के जरिए हमारे गांव, हमारे शहर या हमारे खेत में ही अगर उगा लें, विकसित कर लें, तो इससे क्या होगा कि हमारी आवश्यकताएं हमारे खेत, हमारे गांव या हमारे शहर के आसपास जो पेड़ पौधे हमने विकसित किए, पेड़, उनसे ही हम हमारी आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे। यानी हम वृक्षारोपण करेंगे जिनकी आवश्यकता हमें है उन उत्पादों के लिए। तो इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक वन है हमारा, वहाँ पर मूवमेंट या हमारा उन प्राकृतिक वनों के काटने की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, उत्पादन वानिकी यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका? वनीय उत्पादों का, वनीय वनस्पति का, ताकि हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें जंगल न काटने पड़े और वहीं पर हमारे शहर, हमारे गांव या हमारे खेत में ही जिन पौधों को, पेड़ों को हमने विकसित किया वो हमारे लिए उपलब्ध रहे। और इसके अंतर्गत कई प्रकार की वानिकी कार्यक्रम हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 से एनसीए यानी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर यानी राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं किसी भी गांव की ऐसी भूमि जिस पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना हक न हो, यानी एक तरह से वह पब्लिक प्लेस के रूप में या पब्लिक भूमि हो, वहाँ पर वहीं के गांव के जो लोग हैं, स्थानीय जो रहवासी हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सहायता से उस खाली भूमि पर वनीय उत्पादों वाले वनस्पति को लगाया जाता है और अब वो वनस्पति सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है। सामाजिक वानिकी सेम इसी प्रकार से हम देखते हैं शहरी वानिकी। तो शहरी वानिकी में क्या करते हैं, जो शहर का बाहरी हिस्सा होता है ना, जैसे शहर जिस भाग में है, शहर के जो आउटर एरिया होता है जहाँ पर जनसंख्या वगैरह कम होती, खेत वगैरह खलियान खूब होते हैं, तो बाहरी क्षेत्र में ऐसे वनीय वनस्पति का हम विकास कर सकते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं वो शहर के बाहरी भाग से ही पूरी हो जाएगी, हमें जंगल नहीं जाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं ऐसा ही एक और यहाँ पर उदाहरण आता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में हम क्या करते हैं, हमारा जो खेत है जिस पर कृषि कार्य किया जा रहा है, उस खेत में ही हम ऐसे वनस्पति, वनीय पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं। फसल तो है ही, साथ साथ बीच बीच में ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए जिससे हमारे जो आवश्यक उत्पाद हैं, जिनके लिए हमें जंगल जाना पड़ता था, वो उत्पाद, सारे उत्पाद हमें हमारे खेत में ही, जहाँ पर हम कृषि कर रहे थे वहीं पर हमें उसके साथ वो भी उत्पाद मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से हमने देखा कि वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन वानिकी या वाणिज्यिक वानिकी, उत्पादन कर रहे हैं या कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको अब ऐसे उत्पादों को बेचा भी जा सकता है। जैसे मैं मेरे खेत में किसी ऐसे वनीय वनस्पति को विकसित करके ऐसे उत्पाद प्राप्त करूं, तो उसको मैं मार्केट में सोल्ड भी कर सकता हूं, बेच भी सकता हूं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर संरक्षण या सुरक्षात्मक वानिकी की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ऑलरेडी जो जंगल हैं, जो वन हैं, जो पहले से स्थापित हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी है। वो कैसे कर सकते हैं भाई? जंगल जिन कारणों से नष्ट होते हैं उन सभी कारणों को दूर करो, जैसे खरपतवार का विकास रोको, जनसंख्या में कमी लाओ, या मैं बात करूं जंगलों में जो आग लगती है, तो आग बुझाने के जो उपचार हैं वे किए जाएं। या अगर मैं बात करूं कि जो जंगलों को इस तरह से चारागाहों या चराई की क्रिया पर नियंत्रण करना चाहिए, या सतत उत्पादन ब्लॉक कटिंग क्या तकनीक है उसकी भी बात करते हैं। पहले
उत्पादन वानिकी और उसके अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार की जो वानिकी कार्यक्रम है उनकी बात करेंगे। फिर संरक्षण या सुरक्षात्मक वानिकी की बात करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ उत्पादन वानिकी, तो इसमें पहला आएगा, या पहले इसमें लिख लेते हैं होता क्या इसमें कि इसके अंतर्गत वनीय वनस्पति का उत्पादन या वृक्षारोपण गांवों, शहरों तथा खेतों में किया जाता है। जिससे आवश्यक उत्पादों की प्राप्ति हेतु या जिससे आवश्यक उत्पाद जो वनों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हमारे गांव, शहर या खेत से ही ले सकें। और इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक वन है उन पर दबाव यानी प्रेशर कम होगा। अब इसी के अंतर्गत लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर वाला कॉलम अभी वापस पहले उत्पादन वानिकी की बात पूरी करेंगे, फिर इधर संरक्षण वानिकी की बात करेंगे। तो इस उत्पादन वानिकी के नीचे ही यानी ये पूरी एक टेबल नेक्स्ट पेज तक भी ले जा रहा हूँ। टेबल के एक तरफ प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री और दूसरी तरफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री। तो प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री है क्या, पहले तो अपन ने इसकी बात की। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें हम ये प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री देखते हैं, तो बात करते हैं उसकी। लिख सकते हैं कि उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी में निम्नलिखित वानिकी कार्यक्रम शामिल और कौन से कार्यक्रम हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, और इसमें
लिख सकते हैं कि ये कार्यक्रम 1976 से 1976 से राष्ट्रीय कृषि आयोग एनसीए द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग एनसीए द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी भूमि जिस पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना हक न हो, व्यक्तिगत मालिकाना हक, स्वामित्व न हो, इस पर ग्रामीणों की सहायता से वनीय वनस्पति का विकास किया जाता है। ताकि अपनी आवश्यकताओं के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ के लोग इसी वनस्पति से कर सकें, तो ये तो उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी में जो पहली स्ट्रेटेजी हुई यानी सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, जिसमें सभी ग्रामीणों की सहायता से ऐसी भूमि जहाँ पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं था, ऐसे क्षेत्र में क्या किया, सभी ग्रामीणों ने मिलकर वनीय वनस्पति को विकसित किया। अब इस पर सभी का समान हक होता है और ये इससे क्या होगा, अब ग्रामीण जो निवासी हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जंगल की ओर नहीं जाना पड़ेगा। ये हुआ क्या, सामाजिक वानिकी। आगे हम बात करते हैं सामाजिक वानिकी के बाद, इधर मैं पूरा खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इधर सुरक्षात्मक वानिकी की बात करेंगे। तो पहला सामाजिक वानिकी, दूसरा लिखते हैं सामाजिक वानिकी के बाद नेक्स्ट बी, सामाजिक वानिकी के बाद हम देखते हैं कृषि वानिकी। बी कृषि वानिकी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी।
एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, देखें इसमें क्या कहा है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की बात करें तो लिख सकते हैं कृषि क्रिया के दौरान कृषि क्रिया के दौरान खेतों में फसलों के साथ साथ क्रॉप्स, फसलों के साथ साथ वनीय वनस्पति का भी विकास ताकि आवश्यक उत्पादों के लिए मनुष्यों को वनों की ओर न जाना पड़े, वनों की ओर जाना ना पड़े। कृषि वानिकी के बाद नेक्स्ट शहरी वानिकी, अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री तो अर्बन फॉरेस्ट्री में जैसे अभी समझाया था आपको, अर्बन फॉरेस्ट्री में जो शहरी क्षेत्र है ना, उनके बाहरी भागों में जहाँ पर जनसंख्या वगैरह लोग कम निवास कर रहे हों, वहीं पर ऐसे वनस्पति का विकास करना, ताकि जो वनों से हम वनस्पति के लिए वनों की ओर जा रहे थे, वही वनस्पति हमें हमारे शहर के बाहरी भाग में ही मिल गई। तो जो प्राकृतिक वन है उन पर दबाव, प्रेशर कम होगा। तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने हेतु प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने हेतु या कम करने के लिए या कम करने हेतु शहरों के बाहरी भाग में, शहरों के बाहरी क्षेत्रों में वनीय वनस्पति विकसित करना ताकि प्राकृतिक या करना ताकि मनुष्यों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। ठीक है, तो ये वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत पहले तो हमने ये बात की है कि कौन सी उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी
उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी की हमने बात की, उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी की जब मैं बात करता हूँ तो उत्पादन या वाणिज्यिक वानिकी के अंतर्गत हमने सबसे पहले बात की ये यहाँ पर सामाजिक वानिकी की, सोशल फॉरेस्ट्री, फिर उसके बाद हमने देखा कृषि वानिकी और फिर हमने बात की शहरी वानिकी। क्या क्या स्ट्रेटजी थी इसमें हमने सब लिखा, समझा इसको। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं संरक्षण वानिकी। देखो यहाँ पर तो हम नए वनीय उत्पादों को विकसित कर रहे हैं ताकि जो प्राकृतिक वन हैं उनको काटने की जरूरत ना पड़े। उत्पादन वानिकी, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ये आ गया शहरी वानिकी, सामाजिक वानिकी या कृषि वानिकी। अब दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें संरक्षण या सुरक्षात्मक वानिकी, जो ऑलरेडी जंगल हैं उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ कि पहले से स्थापित वनों की सुरक्षा के उपाय करना ताकि इन वनों का संरक्षण किया जा सके। और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि सरकार या प्रशासन द्वारा वनों के कुछ भागों को संरक्षित भूमि घोषित कर संरक्षित भूमि घोषित करके, यानी सरकारी स्तर पर हम बात करें, प्रशासनिक स्तर पर, तो उनको सुरक्षित या संरक्षित भूमि घोषित करना ताकि उस पर जैसे अनावश्यक रूप से या अवैध वनों की कटाई रोकी जा सके और इन क्षेत्रों में अवैध चराई वगैरह भी न की जा सके। तो एक तो सरकारी के स्तर पर हमने देखा, और भी अगर हम बात करें जिसमें सरकार का भूमिका रह सकती है, और अगले उपायों की बात करते हैं। देखिए कि अवैध वन कटाई को रोककर अवैध वन कटाई को रोककर और अनियमित पशु चराई पर रोक लगाकर और वनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन
अग्नि सुरक्षा, यानी जंगल में आग लग भी जाए तो उसको तुरंत किस तरह से बुझाया जा सके, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन करके, फायर मैनेजमेंट करके। नेक्स्ट, सतत उत्पादन, ब्लॉक कटिंग, बोले तो सस्टेनेबल यील्ड, ब्लॉक कटिंग, क्या है इसकी बात करते हैं। देखो, सतत उत्पादन ब्लॉक कटिंग में क्या करते हैं, वनों के जो भी क्षेत्र है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये वन का क्षेत्र था, ये पूरा जंगल है, वन है, इसको कई ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ये ऐसे कुछ ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, अब कटिंग या ऐसे भागों में वनों की कटाई कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से हमने छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, तो इन ब्लॉक्स में जो जंगल थे, वनस्पतियाँ थी, उनकी कटिंग भी तरीके से इस तरह से की जाएगी कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और साथ साथ इन वनों का प्रबंधन या संरक्षण भी किया जा सके। देखो, जब मैं बात करता हूँ, मान लो इस पहले ब्लॉक में पूरे पेड़ काट दिए, जंगल की कटिंग कर दी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे ब्लॉक में चढ़ लेंगे, यहाँ पर भी जंगल या वृक्ष काट दिए, फिर तीसरे में चले, यहाँ पर भी वन या जंगल काट दिए। लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, पिछले ब्लॉक में जहाँ पर हमने कटिंग की, वहाँ पर नए पौधे भी, यानी नए वृक्षों का रोपण भी करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। वृक्षारोपण सतत रूप से चलता रहना चाहिए। अगले ब्लॉक में चलो तो पिछले ब्लॉक में जहाँ पर आपने पेड़ पौधे काटे, वहाँ पर वापस वृक्षारोपण करो। ऐसा करते करते जब सभी ब्लॉक में आप घूम जाएंगे और सभी ब्लॉक की कटिंग कर देंगे और साथ साथ लगातार वृक्षारोपण करेंगे, वापस पहले जब यहाँ इस ब्लॉक में पहुँचेंगे तो यहाँ पर अब धीरे धीरे पेड़ विकसित भी होने लगेंगे। तो सतत उत्पादन यानी लगातार प्रोडक्शन भी हो रहा है और ब्लॉक के रूप में कटिंग भी करने हैं। यही हमने यहाँ पर लिखा है, सतत उत्पादन ब्लॉक कटिंग। ये तकनीक अपनाकर हमारी आवश्यकता भी पूरी हो रही है और जंगल भी सुरक्षित। इस तरह से सतत उत्पादन ब्लॉक कटिंग। और अगर हम बात करें जो सबसे कॉमन या कह सकते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी जो लगभग सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आ सकती, यानी मानव जनसंख्या पर नियंत्रण, मानव जनसंख्या पर नियंत्रण करके, तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो प्राकृतिक वन वैसे ही सुरक्षित रहेंगे। मांग कम होगी तो उनका उपभोग भी कम होगा, उपभोग कम होगा तो लंबे समय तक ये बचे हुए भी रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक लास्ट में नोट लिख लेते हैं, वन संरक्षण से संबंधित ही नोट लिखते हैं। ठीक है, तो नोट में वन संरक्षण से संबंधित ऐसे कार्यक्रम की बात करने जा रहा हूं, यानी वन महोत्सव। वन महोत्सव कि भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। उन्नीस सौ 50 से ही
KM मुंशी एवं अर्नब पात्रा की पहल से प्रारंभ और बात करें इसमें कि इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की सहयोग से स्थानीय समुदायों के सहयोग सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और जागरूकता अभियान किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। और भी अगर इसमें नोट में ही बात करें, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें भी ये कोई सीज़न विशेष में न करके स्थानीय लोगों व प्रशासन की भागीदारी या प्रशासनिक भागीदारिता लिख लेते हैं, भागीदारिता से बनी वन संरक्षण संबंधित समितियां ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और भी काफ़ी हमारे यहाँ जैसे हम बात करते हैं वन संरक्षण को लेकर कई आंदोलन चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन या दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन वगैरह की बात करें, या कई ऐसे वन्य जीव संरक्षण संबंधित या वन्य वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वगैरह वितरित करना, जिससे लोगों में वन संरक्षण की क्रिया को या वन संरक्षण जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये हमने बात की वन संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी जो शेष संसाधन हैं उनके संरक्षण की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।